नाटो की सीक्रेट रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा है। पुतिन ने क्रीमिया के सभी लड़ाकू विमानों को बाहर निकाला। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के निशाने पर है रशियन मिलिट्री एयरबेस। रशियन मिलिट्री एयरबेस पर सीरियल अटैक से पुतिन की परेशानी बढ़ी है। तो देखिए, ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है पुतिन के लिए, एक चुनौती लगातार यूक्रेन की तरफ से, और ये एक नई तैयारी यूक्रेन की, नई चुनौती पुतिन को, जिसमें चिंताएं पुतिन की बढ़ी हैं। काउंटर अटैक की तैयारी। नाटो की सीक्रेट रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर भी जुड़े हुए हैं। पीके श्रीवास्तव सर, कैसे देखते हैं आप, यूक्रेन लगातार काउंटर कर रहा है और जो एयर स्ट्राइक की बात करें, मुझे याद है, अगर आपको भी ध्यान हो, कि जब ये वॉर शुरू हुई थी, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तो ये कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर यूक्रेन के पूरे एयर डिफेंस और एयर अटैक का जो पूरा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सेटअप था, पैरेटस था, उसको रूस ने खत्म कर दिया, लेकिन अब दोबारा देख रहे हैं कि एरियल अटैक यूक्रेन करने जा रहा है, कर रहा है, उसकी पूरी तैयारी भी है। ये क्या यूक्रेन का रिवाइवल है और रूस के लिए कितनी चिंता की बात है? देखिए रवि, जो आपने बोला कि 2 हफ्ते में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो ये बात अगर आप फिर ध्यान में लाएंगे तो ये वेस्टर्न मीडिया का एक तरीके से प्रचार और प्रसार था कि ये लड़ाई रूस जो है 2 हफ्ते में जीत लेगा। लेकिन कभी भी रूस की तरफ से ऐसी न तो कोई बात उठी थी और न कही गई थी। तो खैर, इस बात को आगे आपने जो सवाल पूछा है कि क्या अब जो ऑफेंसिव चल रहा है यूक्रेन की तरफ से, वो ऑफेंसिव इतना प्रेसिपिटेटिव हो जाएगा कि रशिया को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। तो ये जरा सा मुश्किल है आकलन करना कि ऐसा हो सकेगा, क्योंकि अगर आप दोनों फौजों की ताकत का और उनकी जो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रिप है, जो रशियन ग्रिप है, रशिया अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जहाज और अपने असले और अपने मिसाइल से लड़ रहा है, और एक तरफ यूक्रेन है जिसके पास लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक सप्लाई चेन है जो फ्रेंडली नेशंस दे रहे हैं, उनके उन हथियारों से लड़ रहा है, उसके पास अपने कोई हथियार नहीं है। और दूसरी बात, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा महामारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस वक्त ज़ेलेंस्की जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनका क्लेम कि हम क्रीमिया भी वापस ले लेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि क्रीमिया को तब वापस नहीं ले सके जब उनके पास सब कुछ था। सर, अगर मैं इस खबर को अपने विषय से भी जोड़ दूं कि एक तरफ यूक्रेन की तरफ से बार बार यह कहा जाता है कि भाई इस तरह के युद्ध हो रहे हैं, इस तरह का आक्रमण हो रहा है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट संकट में है, वहां से जो न्यूक्लियर रिसाव हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, यूरोप के लिए खतरा है, और दूसरी तरफ ये इंटेंस अटैक की भी तैयारी है। तो जितना रूस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्या यूक्रेन की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि ये न्यूक्लियर जो सेटअप है या फिर जो ये नाभिकीय संयंत्र हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भी ले, या उससे वो मुक्त है? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यूक्रेन की भी उतनी जिम्मेदारी होगी, लेकिन यहां पर चूंकि रशिया एग्रेसर है तो नेचुरली, और वो उसके टेरिटरी में है, तो इस वक्त जिम्मेदारी रशिया की ज्यादा मानी जाएगी। इंटरनेशनल करना चाह रहे हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यूक्लियर पर है, जो परमाणु ऊर्जा के ऊपर है, खास करके चेरनोबिल के बाद इसमें काफ़ी प्रगति की गई थी, और उसमें जो जिम्मेदारी रहती है ऑपरेटर कंट्री, इसका मतलब यूक्रेन की ही जिम्मेदारी है, बाकी किसी की कोई बाकी लोग आपको सहायता पहुंचा सकते हैं। लेकिन कैप्टन श्याम, सारा ब्लेम तो रूस पे है। इवन यूरोप की कंट्रीज ने भी शुरू के बयान से लेकर अब तक का देख लीजिए, तो हर तरफ से यही बात आ रही है कि अगर दुनिया में, अगर विश्व में न्यूक्लियर कुछ दुर्घटना होती है या युद्ध भी होता है, तो सारा जिम्मा रूस का है। देखिए, ये जो बात अभी चल रही है, जो हमारा न्यूक्लियर कंट्रोल है, जो मिलिट्री एरिया में है, वो जगह नदी के किनारे स्थित है, और वहां पे एक तरह से रिगेन करने की घमासान लड़ाई चल रही है, ताकि वो पावर प्लांट वापस रशिया से यूक्रेन अपने पास ले सके। रशिया कंट्रोल में जरूर है, पर जो उसके जो टेक्नीशियंस हैं, वहां के जो लोग काम करने वाले हैं, वो सब यूक्रेन के हैं। और अभी जो कुछ दिन पहले ये सेंसिटाइजेशन इसलिए हुआ है कि 2 दिन पहले पावर कट के कारण वहां पे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी और जो उसके ग्रिड से कट गया था ये प्लांट, इसके कारण चांसेस थे कि रेडिएशन हो। जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि रेडिएशन का खतरा तब होता है जब कूलिंग पे असर पड़े, तो डीजी और उसके जो बैटरी, जो उनके जनरेटर्स थे, उसके साथ उसको उन्होंने बहाल कर दिया। लेकिन जब ये IAEA कह रहा है
कि उनको विजिट करना है, देखना है और उस एरिया को डिमिलिटराइज करना है। तो मेरे ख्याल से जब ऐसी बातें होती हैं तो ये शायद जरूरी है कि जब नेशन स्टेट किसी कारण से किसी जोन में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ गया हो और उसका पावर प्लांट खतरे में हो, तो थर्ड पार्टी या यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज को इस बीच में आके मध्यस्थता करनी चाहिए। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।